हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? न्यूरॉन के बारे में। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था बाबू कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए ह्यूमंस के बॉडी में कितने सिस्टम? 2 सिस्टम। कौन कौन से होते हैं बाबू? पहला होता है बाबू क्या? नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या होता है बाबू? इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम में किसके मदद से कोऑर्डिनेशन होता है? न्यूरॉन की मदद से। और इंडोक्राइन सिस्टम में किसके मदद से होता है कोऑर्डिनेशन? हार्मोन की मदद से। अब देखिए, अब जो न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन कराएगा किस फॉर्म में करता है, मतलब किस फॉर्म में, मतलब किस रूप में करता है? नर्व इंपल्स के, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स बोलिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में करता है। कौन? न्यूरॉन। और जो हार्मोन करता है वो किस फॉर्म में करता है कोऑर्डिनेशन? केमिकल्स के फॉर्म में। ठीक है। अब देखिए, अब यही नर्वस सिस्टम में के बाबू हम लोग न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे बाबू? न्यूरॉन को। अब देखिए बाबू, न्यूरॉन जो होता है ना बाबू, न्यूरॉन, उसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। और वो कौन कौन से पार्ट होते हैं बाबू? चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जो पहला पार्ट होता है न्यूरॉन का, उसको बोलते हैं सेल बॉडी बोलिए, या फिर उसको आप साइटोन भी बोल सकते हैं। क्या? पहला पार्ट होता है या तो सेल बॉडी या तो साइटोन। यानी पहला पार्ट कौन सा हुआ? ये वाला पार्ट, ये वाला जो अंदर वाला है ना बाबू, ये वाला पार्ट क्या हो गया? साइटोन, यानी इसको सेल बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जो दूसरा पार्ट होता है बाबू, वो क्या होता है? डेंड्राइट। दूसरा पार्ट क्या हुआ? डेंड्राइट्स, यानी जो बाहर की ओर ब्रांच स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डेंड्राइट। ठीक है। अब देखिए, आज जो सबसे आखिरी वाला पार्ट होता है बाबू, वो होता है एक्सॉन। सबसे आखिरी पार्ट कौन सा होता है? एक्सॉन। एक्चुअली घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसके स्ट्रक्चर को समझा देता हूं आपको। उसके बाद मैंने जितनी बातें कही हैं उनको मैं इस पे लिख दूंगा। आप लोग अंत में स्क्रीनशॉट ले लोगे जाने के पहले। मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा आप लोगों को, अंत में एट लास्ट मैं लिख दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। ठीक है। चलिए आइए, अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग जब स्टडी करना चालू करेंगे इसके स्ट्रक्चर को बाबू, तो हम लोग चालू करेंगे साइटोन से पढ़ना। क्या करना? साइटोन से पढ़ना। देखिए, जो सबसे पहला पार्ट होता है वो साइटोन या सेल बॉडी या अंदर वाला होता है। ठीक है। देखिए आइए, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 3 पार्ट होते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन के जिस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे वो पार्ट कौन सा है बाबू? कौन सा है वो पार्ट? वो पार्ट है साइटोन। यानी कि क्या? सबसे पहला पार्ट हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? सेल बॉडी। ठीक है। तो चलिए आइए, देखिए, जो सेल बॉडी होता है ना बाबू, सेल बॉडी, ओके, उसमें कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, उनको भी अपन लोग देखते हैं अभी। ठीक है। तो देखिए, सेल बॉडी जो होता है उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है सबसे पहली चीज? कंटेन क्या? न्यूक्लियस। एक काम करता हूं, मैं यहीं पे लिखता चलता हूं आराम से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके चलना। सेल बॉडी में सबसे पहली चीज क्या होती है? इनमें न्यूक्लियस होता है। अब देखिए, अब क्या होता है ना,
कि सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ऐसे ऐसे इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या है ये बच्चों? साइटोप्लाज्म। ठीक है बाबू। तो अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं बाबू कि सेल बॉडी में और क्या होता है? कंटेन साइटोप्लाज्म। ठीक है बाबू। आइए अब देखिए क्या क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा सेल बॉडी में और क्या क्या होता है बाबू। पहला होता है न्यूक्लियस कंटेन होता है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। दूसरी चीज क्या होती है? साइटोप्लाज्म होती है। और जो सबसे आखिरी चीज आता है वो होता है, इसमें एक स्पेशल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ऐसे देखिए, ये रेड कलर वाले, ये कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? निसल्स ग्रेन्यूल। तो देखिए अब तीसरा चीज क्या होता है बाबू सेल बॉडी में? इट कंटेन निसल्स ग्रेन्यूल्स। अब देखिए, अब सवाल ये आता है कि ये निसल्स ग्रेन्यूल होता क्या चीज है? बिल्कुल सही सवाल है, ये सोचना बिल्कुल लाजमी है। ठीक है, तो देखिए जो ये निसल्स ग्रेन्यूल होता है ना, अच्छा उसके पहले एक चीज आप बताइए, आप लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने होते हैं? दो टाइप के, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये निसल्स ग्रेन्यूल होता है ना, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होता है, उसके फ्रेगमेंटेशन से कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द निसल्स formed by the fragmentation of the rough endoplasmic reticulum। क्या होता है? निसल्स ग्रेन्यूल कैसे बनता है? formed from RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ होता है ये, मतलब उससे ये फॉर्म होता है। अब देखिए क्या क्या होता है। पहला पार्ट कौन सा होता है बाबू? न्यूरॉन का, साइटोन या फिर सेल बॉडी भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। पहली उसमें क्या चीज होती है बाबू? सबसे पहली चीज उसमें होती है कि इसमें न्यूक्लियस होता है। दूसरी चीज क्या होती है? इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तीसरी चीज क्या होती है? इसमें निसल्स ग्रेन्यूल होता है। निसल्स ग्रेन्यूल कैसे फॉर्म होता है? वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होता है। वो काफी आगे की चीजें हैं, बस इतना जान लो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये साइटोन है यानी सेल बॉडी, ये करता क्या है? तो ये जो साइटोन होता है ना, ये रिसीव इंपल्स फ्रॉम क्या? फ्रॉम किससे? डेंड्राइट। मतलब देखो यहां पे कहना क्या चाह रहा है मैं बताता हूं। देखो नर्वस सिस्टम में बाबू जो मैसेज का ट्रांसफर होता है, यानी कि जो ये होता है कम्युनिकेशन या फिर कोऑर्डिनेशन भी जिसको आप कहते हो, वो जो होता है ना बाबू, वो न्यूरॉन की मदद से होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो न्यूरॉन में जब इंपल्स आता है, इंपल्स यानी यहां पे समझो मैसेज, जनरली सबसे आसान तरीका है मैसेज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक इंडिविजुअल ऑर्गन, एक इंडिविजुअल न्यूरॉन की मैं बात कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले नर्व इंपल्स यानी मैसेज जो होता है वो डेंड्राइट में आता है। ठीक है,
डेंड्राइड में मैसेज आने के बाद वही मैसेज किस में आता है, सेल बॉडी में। तो यही यहाँ पे कह रहा है रिसीव इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइड्स। यहाँ पे इम्पल्स को आप मैसेज इजीली याद रख सकते हो, मैसेज ऐसा नहीं, यानी कि इम्पल्स यानी कि मैसेज आसानी से याद रहेगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो ये चीज क्लियर हुआ ना, क्या क्या होता है सेल बॉडी, कितना पार्ट हुआ, न्यूरॉन में 3, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। ठीक है, सबसे पहला साइटोन यानी सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या क्या चीज होती है, पहले न्यूक्लियस, दूसरी चीज साइटोप्लाज्म, तीसरी चीज क्या होती है, निसल्स ग्रेन्यूल होता है। निसल्स ग्रेन्यूल जो होता है सो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ होता है, उससे फॉर्म होता है वो। और जो आखिरी बात ये है कि ये रिसीव करता है इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइड, मतलब ये डेंड्राइड है, इससे ये इम्पल्स रिसीव करता है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे पे आते हैं हम लोग, डेंड्राइड पे। ठीक है, चलिए आइए, दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा जो होता है वो होता है डेंड्राइड्स। ठीक है, अब देखिए डेंड्राइड जो होता है ना, रिपीटेडली ब्रांच्ड आउट स्ट्रक्चर, रिपीटेडली ब्रांच आउट, ये मैं लिख देता हूं पहले। देखो ये क्या लिखा हुआ है, रिपीटेडली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम साइटोन। इसका मतलब समझो, रिपीटेडली ब्रांच यानी कि ये ऐसे बाहर निकला है, ये ऐसे बाहर निकला है, बाहर निकला है, बाहर निकला है, ये भी बाहर निकला है, मतलब ब्रांच आउट यानी बाहर की ओर जिसका ब्रांच निकला हुआ है, जिसकी शाखा बाहर की ओर, जैसे पेड़ देखते हो ना आप लोग, ट्री में उसके स्टेम, उसके ब्रांचेस बाहर की ओर निकली होती है ना, वही ब्रांच्ड आउट स्ट्रक्चर अराइज यानी निकलना, फ्रॉम साइटोन यानी कि ये वैसे ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांच्ड आउट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो कहां से निकलते हैं, साइटोन से। अब देखिए इसमें भी कंटेन होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये डेंड्राइड होता है ना बाबू, डेंड्राइड वो क्या करता है ना बाबू कि एक चीज समझो, ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, इस न्यूरॉन के पहले भी एक न्यूरॉन होगा। ये चीज जो केस होता है जब हम लोग पढ़ेंगे ना साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्सी, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, वो चीज जब पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर होगी। तो सीधा आप इसके बारे में ये समझो कि इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन, मतलब कि ये जो होता है, ये न्यूरॉन एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के पहले भी एक न्यूरॉन होगा, तो ये जो है अपने पहले वाले न्यूरॉन से क्या करेगा, इम्पल्स रिसीव करेगा। कौन करेगा, डेंड्राइड, मतलब ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, इस न्यूरॉन का एक पार्ट है डेंड्राइड, तो डेंड्राइड जो है ना सो इस न्यूरॉन के पहले जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन से इम्पल्स को रिसीव करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक इंडिविजुअल न्यूरॉन में सबसे पहले इम्पल्स कहाँ पे आता है, क्या इंडिविजुअल किसी एक न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन में, तो सिंगल न्यूरॉन में सबसे पहले जो होता है सो इम्पल्स डेंड्राइड में आता है। ठीक है, लिख लेगा, इन इंडिविजुअल न्यूरॉन at first impulse enters into dendrite,
ठीक है, चलो इतनी ही चीजें। क्या होता है डेंड्राइट? रिपीटेडली ब्रांच्ड आउट स्ट्रक्चर, मतलब बाहर की ओर ब्रांच निकला हुआ स्ट्रक्चर, जो कहाँ से निकलता है? साइटोन से निकलता है। अब डेंड्राइट में और क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और डेंड्राइट क्या करता है? इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन, यानी कि ये अपने से पहले वाले न्यूरॉन से इम्पल्स को रिसीव करता है। और एक इंडिविजुअल न्यूरॉन एट फर्स्ट इम्पल्स इंटर्स इनटू डेंड्राइट, यानी एक सिंगल न्यूरॉन में सबसे पहले इम्पल्स कहाँ आता है? डेंड्राइट में। और इसका एक और काम हो सकता है क्या? इट सेंड इम्पल्स टू साइटोन, मतलब कि ये जो होता है ना, तो साइटोन को इम्पल्स भेजता है। ठीक है, इस चीज़ को लिख लो। थोड़ी राइटिंग पे मेरी मत जाना, मेरे को थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, इस पर आदत नहीं है ना मेरे को, तो सही हो जाएगी ये धीरे धीरे। आई एम सॉरी फॉर इट। ओके, तो थोड़ा सा कॉपरेट करो आप लोग, ठीक है बाबू? ये गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यार। यार देवा राजू लिख लिया रे? ले स्क्रीनशॉट ले ले, चल। चलो अब एक्सॉन को ना थोड़ा ध्यान से देखिए आप। जो सबसे आखिरी पार्ट होता है ना, वो होता है आपको एक्सॉन। तो देखिए, मेरी बात सुनिए। जब एक न्यूरॉन में इम्पल्स आया तो सबसे पहले डेंड्राइट में है, डेंड्राइट से कहाँ आया? फिर साइटोन में। अब साइटोन से वो कहाँ जाएगा? साइटोन से एक्सॉन में। तो ये क्या करता है? रिसीव इम्पल्स फ्रॉम साइटोन। ठीक है, अब एक चीज देखिए। अब एक्चुअली में जो ये एक्सॉन होता है ना, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। कौन से स्ट्रक्चर का? इट इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इन शेप। क्या होता है? ये लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका शेप। अब देखिए, अब खेल यहां से शुरू होता है। ठीक है, देखिए ये जो है बाबू, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये भी एक साइटोन का ही पार्ट है। और यहां से एक्सॉन निकल रहा है। बात सुनिएगा, ये साइटोन है, ठीक है, सेल बॉडी। यहां से एक्सॉन ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है। तो साइटोन का वो पार्ट या फिर वो पॉइंट जहां से एक्सॉन ओरिजिनेट होता है या निकलता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं बाबू? एक्सॉन हिलॉक। तो ये क्या हुआ बाबू? एक्सॉन हिलॉक। यानी कि एक्सॉन हिलॉक, कोई पूछेगा क्या होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग नोट्स में डाल देना। पॉइंट ऑन साइटोन फ्रॉम वेयर एक्सॉन ओरिजिनेट। मतलब कि एक्सॉन हिलॉक जो है वो पॉइंट है साइटोन का जहां से एक्सॉन ओरिजिनेट होता है, यानी बाहर निकलता है। यानी यहां से देख रहे हो आप लोग, यहां से एक्सॉन निकल रहा है ना, यहां से। तो ये पार्ट हुआ एक्सॉन हिलॉक। तो एक्सॉन हिलॉक क्या होता है? पॉइंट ऑन साइटोन फ्रॉम वेयर द एक्सॉन ओरिजिनेट्स। अब देखो, अब एक खेल देखो कि जो ये एक्सॉन होता है ना, एक्सॉन के ऊपर कुछ सेल डिपॉजिट होते हैं। क्या होते हैं?
कुछ सेल डिपॉजिट होते हैं, ऐसे ऐसे, सॉरी कलर चेंज करता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ सेल डिपॉजिट होते हैं। क्या होता है? एक्सॉन के ऊपर कुछ सेल डिपॉजिट होता चला जाता है, सॉरी एक्सॉन के ऊपर, सॉरी ऊपर कुछ सेल डिपॉजिट होता चला जाता है। उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सचवान सेल। क्या बोलते हैं बाबू? सचवान सेल। सचवान सेल क्या होता है? वैसा सेल जो कि एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है। तो मैं लिख देता हूं, सेल विच इज डिपॉजिटेड ऑन द एक्सॉन। ठीक है बाबू, क्या होता है सचवान सेल? वो सेल जो कि एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है। अब एक चीज बताओ आप कि अगर सेल एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होता चला, एक चीज बताओ, कोई भी चीज एक दूसरे के ऊपर बैठती चली जाती है, डिपॉजिट होती चली जाती है बाबू, तो वो एक लेयर तो बना लेती है ना। देखो जैसे मैं बताता हूँ, ये सचवान सेल है, ये डिपॉजिट होता गया, एक दूसरे के ऊपर होता गया, तो ये एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं? तो देखो ये जो ये सचवान सेल डिपॉजिट होता चला गया ना, ये एक लेयर बना लेता है। सचवान सेल डिपॉजिट होते होते एक लेयर बना लेता है। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं उस लेयर को? माइलिन शीथ। तो कोई पूछेगा माइलिन शीथ क्या होता है? तो इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर है which is formed by the deposition of the सचवान सेल्स ऑन द एक्सॉन। यानी कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सचवान सेल के एक्सॉन के ऊपर डिपोजिशन से बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो माइलिन शीथ होता है ना, ये करता क्या है? जब ये नर्व इंपल्स आता है ना, मैसेज आता है, तो उस मैसेज के लॉस होने से रोकता है, उस इंपल्स के लॉस होने से रोकता है, उसकी बर्बादी होने से रोकता है। ये चीज़ें नहीं देखो कोई बात नहीं, चलेगा, बट ये चीज़ आप लोग जान लो। ठीक है, अब देखिए, अब जो एक्सॉन का यहाँ इंड है, ये टर्मिनल लाइक स्ट्रक्चर है। एक्सॉन का जो इंड होता है, ये एक्सॉन का इंड है, ये टर्मिनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और जो सबसे इंड पॉइंट होता है यहाँ का एक न्यूरॉन का, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इंड पॉइंट एक एक्सॉन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? वेट, एक्सॉन टर्मिनल तक ही रहने दो आप लोग, उतनी अंदर डेप्थ में मत जाओ आप लोग। और हाँ, एक और चीज कि ये एक माइलिन शीथ है और इसके बगल में भी एक और माइलिन शीथ है। ठीक है यार, काफी गर्मी लग रही है, हद से ज्यादा गर्मी है यार। देखो, ये एक माइलिन शीथ है, ये एक माइलिन शीथ है। अब दोनों माइलिन शीथ के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। तो नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है? गैप प्रेजेंट बिटवीन टू माइलिन शीथ। ठीक है ना बाबू? कोई पूछेगा नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है? गैप, ये जो मैंने प्लस एनटी लिखा है ना, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो कोई पूछेगा नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है, तो ये एक गैप है जो दो माइलिन शीथ के बीच में प्रेजेंट होता है। चलिए एक बार इसको रिकॉल मारते हैं हम लोग। ठीक है बाबू, चलिए तो देखिए,
जो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का कितने पार्ट होता है? 3 पार्ट। कौन कौन सा? साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, या फिर डेंड्राइट्स बोलिए उसको, या फिर साइटोन को आप लोग सेल बॉडी भी कह सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या पढ़े? साइटोन यानी सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या क्या चीज होता है बाबू? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, जल्दी से ले लीजिए। तो सबसे पहला चीज जो कि सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, सबसे पहला चीज वो होता है, सबसे पहला चीज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद क्या प्रेजेंट होता है? निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा पार्ट है ये। दूसरा पार्ट क्या है बाबू? डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है? रिपीटेडली ब्रांच्ड आउट स्ट्रक्चर, मतलब ये बाहर की ओर निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकला हुआ, जो कहां से निकलता है? साइटोन से निकलता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है? सेंड इंपल्स टू साइटोन फ्रॉम अनदर न्यूरॉन। देखिए अनदर न्यूरॉन से उसने इंपल्स रिसीव करा, उसके बाद साइटोन को दिया। इसमें भी क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है बाबू, अब देखिए, अब जो तीसरा पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है वैसा पॉइंट जहां से मतलब साइटोन पे वो पॉइंट जहां से एक्सॉन निकलता है, ओरिजिनेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिल्लॉक। ठीक है बाबू, एक्सॉन हिल्लॉक। अब देखिए, अब एक्सॉन के ऊपर कुछ लेयर ऑफ सेल डिपॉजिट होते चले जाते हैं, कुछ सेल डिपॉजिट होता है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सचवान सेल। अब देखिए, अब सचवान सेल डिपॉजिट होते 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 क्या करता है? एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? माइलिन शीट। ठीक है, अब यहाँ माइलिन शीट है और यहाँ माइलिन शीट है। अब दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। थोड़ा इसको मैं क्लियर कर देता हूं। गैप प्रेजेंट बिटवीन टू माइलिन शीट इज नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, अब जो एक्सॉन का एंड होता है वो टर्मिनल होता है, इसीलिए टर्मिनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो चलिए, और जो ये एक्सॉन होता है उसका शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, आज न्यूरॉन के लिए इतना काफी है आज बाबू। ठीक है ना, तो कल के क्लास में हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्स, ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एसेटाइल कोलाइन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं जल्दी। अब प्लीज़ यार थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए प्लीज़, काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को, और फ़ैन ऑन नहीं कर सकता क्योंकि साउंड में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, वही नया नया हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें आप लोग, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।